नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी का दिवस 15 अगस्त आने ही वाला है और कुछ ही दिनों में हम अपनी आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाएंगे। लेकिन मित्रों, आप क्या जानते हैं कि हमारे देश को इतने साल गुलाम रखने में किस किस नीति का हाथ था? शिक्षा नीति, जो कि भारत में अंग्रेजों ने चलाई और ऐसी चलाई कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा को उन्होंने खंडित किया और अपनी पाश्चात्य शिक्षा नीति को हमारे ऊपर थोपा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनी थी और भारत में आई थी व्यापार करने के लिए चाय का, चीनी का, मसालों का, कपास का, सिल्क का और अफीम का। और धीरे धीरे अगले 150 सालों में जब उसने देखा कि भारत के राजा, उस समय के मुगल राजा जब भारत में अपने व्यसनों में ही लगे रहते थे और प्रजा का उन्हें कोई ख्याल नहीं रहता था, तब अपने फ़ायदे के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर बढ़ाती चली गई। और एक समय तो वह आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी सेना इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वह सेना अपने फ़ायदे के लिए मुग़ल राजाओं को, जो कि इतने कमज़ोर थे कि कोई भी युद्ध लड़ने में समर्थ नहीं थे, तब उनके साथ मिलकर उन्होंने ऐसे राजाओं को हरा दिया जो उनका विरोध करते थे। और अधिक पैसा और रेवेन्यू कमाने के लिए इस तरह से युद्ध में सहायता कर कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल राजाओं से दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्शन लेने के राइट्स अपना लिए 1765 में। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद द्वारा इन्होंने पहली बार भारतीयों से डायरेक्ट टैक्स वसूलना शुरू किया और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स आ गया और उसने तो फिर भारत में अपने नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज निकालने शुरू कर दिए। और फिर कितने ही लॉर्ड्स आए, कई अच्छे भी लॉर्ड्स आए जैसे लॉर्ड रिपन, जिन्होंने रिफॉर्म्स भी किए भारत में। लेकिन ये सभी अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने फ़ायदे के लिए करे जाते थे। और 1765 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बड़ी पकड़ भारत में बना ली थी और खूब सारा पैसा भारत से लेकर अपने विदेश अपने लॉर्ड मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 में एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत में जब उसने भ्रमण किया तो यहाँ उसे एक भी गरीब नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी चोर नहीं मिला। लेकिन यहाँ की शिक्षा नीति इतनी सबल और सुडौल थी कि इतने अच्छे मॉरल्स यहाँ के भारतीयों को उसने दिए थे कि वह इसको बदलने के लिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने के लिए भारत की शिक्षा नीति को बदलना ही उसने कहा ज़रूरी होगा। अगर भारतीय यह विश्वास करने लग जाएं कि पाश्चात्य शिक्षा नीति ही अच्छी है और जो भी पाश्चात्य है वह ही उनके लिए अच्छा है और उनकी अपनी शिक्षा नीति बहुत ही बुरी है, सड़ी गली है, रूढ़िवादी वाली है, और ऐसे विचार अगर ब्रिटिश भारतीयों के मन में, दिमाग में भरने में सफल रहे तो ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य भारत में लंबे समय तक रहेगा। और लॉर्ड मैकॉले ने यही किया। 2 फरवरी 1835 को दिए अपनी स्टेटमेंट में उसने साफ शब्दों में ब्रिटिश रूल को यह बताया था कि मैंने यहाँ भ्रमण कर लिया है और यहाँ मैंने देखकर यह चेक कर लिया है कि यहाँ कौन सा रूल फॉलो होगा। भारत में उस समय 2 तरह की शिक्षा नीति चल रही थी, ओरिएंटलिस्ट की और एंजलिस्ट की। ओरिएंटलिस्ट नीति यह कहती थी कि भारत में भारत के ही शास्त्र और यहाँ के स्क्रिप्चर्स को ही भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए और भारत की नीति को बदलना नहीं चाहिए। लेकिन एंजलिस्ट नीति कहती थी कि पुराने एजुकेशन सिस्टम को हटाकर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को भारत में लाना चाहिए। और मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, जो 1834 में जून के महीने में भारत आया था, उसका काम था कि यहाँ पर नई शिक्षा नीति को लागू करना और उसने यह देखा कि ब्रिटिश लोगों का फ़ायदा कैसे होगा, कैसे भारतीयों को गुलाम बना के रखा जा सकता है, और इसीलिए उसने अपनी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को भारतीयों पर थोप दिया ताकि वह ऐसे क्लर्क और अधिकारी बना सकें जो दिखने में तो भारतीय हों लेकिन मन और
मस्तिष्क से पूरी तरह से ब्रिटिश गुलाम हो। और इस प्रकार ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर 1947 तक राज किया। इससे पहले मुगलों ने भी इसी तरह राज किया था, क्योंकि एक वर्ग जब दूसरे वर्ग का शोषण करना चाहता है, तब वह उस शोषित वर्ग पर अपने विचारों को लादता है और इस तरह से उनकी शिक्षा नीति को बदल देता है कि वह सोच ही नहीं पाते, विचार ही नहीं कर पाते कि क्या उनका अच्छा है और क्या बुरा। अब हमारा आज़ादी का दिवस आने वाला है और आज 2024 में भारतीय बहुत ही सशक्त है, पढ़े लिखे हैं और यहाँ का युवा वर्ग जो कि दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री कहलाता है, क्योंकि यहाँ 65% लोग 35 वर्ष की आयु से कम उम्र के हैं। लेकिन अगर यह युवा वर्ग अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भूल जाएगा, हमारे भारतीय मॉरल्स को भूल जाएगा, तो फिर वह दिन दूर नहीं जब फिर से हम गुलाम हो सकते हैं। हमें पहचानना होगा कि हमारे ऊपर जो थोपा जा रहा है, जैसा भी कोई भी आइडिया या कोई भी रूल लाया जाता है, उसे हमें अपने विवेक और अपनी बुद्धि द्वारा सोचना चाहिए कि क्या वह हमारे लिए अच्छा है, क्या वह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। क्या शिक्षा नीति जो हमें अभी तक पिछले 77 सालों में, या कह सकते हैं कि आज़ादी के पहले 70 सालों में पढ़ाई गई, क्या वह हमें मानसिक गुलाम नहीं बना रही थी? क्या सचमुच में हमने अपने मस्तिष्क और बुद्धि का प्रयोग करके यह जाना कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा? तो मित्रों, आने वाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपने को खुले दिमाग से जो भी सुने टीवी पर या यूट्यूब या इंटरनेट के द्वारा इंफॉर्मेशन पाएँ, उस पर पूरी तरह विश्वास ना करें, बल्कि उसे चेक करें कि क्या सचमुच वह हमारे लिए हितकर है या नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।